अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। गंगा किनारे बसा एक पुराना गांव रुद्रपुर, जिसके पास एक वीरान हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली शापित थी और वहां रात में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। आदित्य, अंकित, सीमा और रोहित, ये चार दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में गांव आए थे। उन्हें रोमांच पसंद था और जब उन्होंने हवेली की कहानियां सुनी तो उन्होंने वहां जाने का फैसला कर लिया। गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल ने उन्हें चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना, वहां रतनबाला की आत्मा भटकती है। लेकिन वे नहीं माने और रात के 12 बजे हवेली में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर धूल जमी थी और पुराने फर्नीचर पर मकड़ियों के जाले थे। पर सबसे डरावनी चीज थी हवेली के बीचों बीच रखा एक बड़ा सा झोला जो खुद खुद हिल रहा था। अचानक सीमा को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन? वह कांप गई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी रोहित की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। उसने उसमें देखा, आईने में 4 नहीं 5 लोग खड़े थे। 5वां चेहरा एक औरत का था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी जुबान कटी हुई थी। चारों चीखते हुए हवेली से बाहर भागे और पंडित रामलाल के पास पहुंचे। रतनबाला कौन थी? आदित्य ने पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, सैकड़ों साल पहले रतनबाला एक सुंदर लड़की थी, लेकिन वह तंत्र मंत्र में रुचि लेने लगी। उसने आत्माओं को बुलाने की शक्ति हासिल कर ली थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि वह कभी भी शांति से नहीं जाएगी, और तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। सीमा ने घबराते हुए पूछा। हाँ, और जो कोई भी हवेली में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रात के 2 बजे रोहित की आंख अचानक खुल गई। कमरे में कोई था। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी उसका गला कसकर दबा दिया गया। वह हिल भी नहीं पाया। परछाई ने फुसफुसाकर कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। सुबह जब बाकी दोस्त रोहित के कमरे में पहुंचे तो उसे जमीन पर पड़ा पाया। उसकी गर्दन पर काले हाथों के निशान थे। अब उन्हें समझ आ चुका था, रतनबाला की आत्मा सच में जिंदा थी। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे हवेली को आग लगाकर नष्ट कर देंगे। वे लकड़ियां और तेल लेकर रात को फिर से वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, हवेली से भयानक चीखें गूंज उठी। मुझे आग में नहीं जलाया जा सकता। अचानक चारों दिशाओं से कई काले हाथ निकले और उन्हें पकड़ लिया। तभी पंडित रामलाल वहां पहुंचे और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग भड़क उठी और हवेली धू धू करके जलने लगी। रतनबाला की आत्मा तड़पती रही, लेकिन आखिरकार हवेली राख में बदल गई। गांव लौटने के बाद रोहित की पीठ पर पड़े गहरे नाखूनों के निशान अब भी जल रहे थे। सीमा पूरी रात जागी रही, क्योंकि उसे हर जगह रतनबाला की जलती हुई छवि दिखाई देती थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब रोहित अपने कमरे में अकेले मरा पाया गया। उसकी लाश छत से उल्टी लटक रही थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। अब चारों दोस्तों को समझ आ गया था कि रतनबाला की आत्मा अभी भी जिंदा थी। आदित्य और अंकित पंडित रामलाल के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा, तुम्हें उसकी हड्डियां ढूंढकर जलानी होंगी। दोनों फिर से हवेली के खंडहरों में पहुंचे। वहां एक जगह पुरानी हड्डियों का ढेर पड़ा था। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को छुआ, हवा में भयानक ठहाका गूंजा। अब तुम मरोगे। रतनबाला की आत्मा एक जलते हुए काले धुएं में बदल गई। अब यह तुम्हारा अंत है, उसने चीखते हुए कहा। आदित्य ने मंत्र पढ़ते हुए हड्डियों को आग में डाल दिया। रतनबाला की आत्मा तड़पने लगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और उसका शरीर जलने लगा। एक जोरदार चीख के साथ वह कुएं में समा गई। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद एक रात आदित्य अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। तभी उसके कमरे के आईने पर एक धुंधली छवि उभर आई। वह एक लड़की थी, सफेद साड़ी में, जले हुए चेहरे के साथ।
ध्यान रखना, श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आईना अपने आप छटक गया। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईना टूटने के बाद से आदित्य की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर रात ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे में खड़ा उसे घूर रहा है। कभी कभी अंधेरे में कोई सरसराती आवाज आती और वह पसीने से तरबतर जाग जाता। अंकित भी अजीब चीजें महसूस करने लगा था। कभी उसके घर की लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी दरवाजे पर खरोंचों के निशान मिलते। क्या रतनबाला सच में वापस आ गई है? अंकित ने कांपते हुए पूछा। आदित्य अब और देरी नहीं कर सकता था। उसने पंडित रामलाल से मिलने का फैसला किया। पंडित जी ने जब आदित्य की बातें सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने सोचा था कि हवेली जलने के बाद रतनबाला मुक्त हो जाएगी, पंडित जी बोले, पर शायद कुछ रह गया था, कुछ ऐसा जो अब भी इस दुनिया में बंधा हुआ है। क्या रह गया? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, रतनबाला सिर्फ अपनी हड्डियों से नहीं जुड़ी थी। उसका आत्मा का एक हिस्सा उस कुएं में बंद था, लेकिन दूसरा हिस्सा किसी और चीज से जुड़ा था, एक प्राचीन शापित वस्तु से। वस्तु? हां, और वह वस्तु अब भी हमारे बीच कहीं है, अंकित ने अचानक कहा। सीमा ने हवेली से एक पुराना चांदी का कंगन उठाया था। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। तुम्हारा मतलब है कि? हां, वही कंगन जिससे रतनबाला की आत्मा अब भी जुड़ी हो सकती है। सीमा के घर पहुंचने पर दरवाजा खुला मिला। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। सीमा! आदित्य चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा, सीमा बिस्तर पर पड़ी थी। उसके शरीर पर गहरे जलने के निशान थे और उसके हाथ में वही पुराना चांदी का कंगन था। अचानक सीमा की आंखें खुली, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज बदल गई थी। अब मैं मुक्त नहीं हो सकती। सीमा, कंगन उतारो, अंकित चिल्लाया। लेकिन जैसे ही अंकित ने कंगन उतारने की कोशिश की, सीमा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। सीमा के होठों से धीमे स्वर में मंत्र निकलने लगे। कमरा ठंडा हो गया और हवा में सड़े हुए मांस की गंध फैल गई। तभी पंडित रामलाल ने गंगा जल छिड़का। सीमा जोर से चीखी और उसके हाथ से कंगन गिर गया। पंडित जी ने तुरंत कंगन को एक कपड़े में लपेट लिया और बोले, हमें इसे नष्ट करना होगा। पंडित जी ने बताया कि कंगन को काली गुफा में जलाना होगा, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी के नीचे थी। आधी रात को आदित्य, अंकित और पंडित जी गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा भारी लगने लगी। अचानक गुफा की दीवारों पर रतनबाला का चेहरा उभर आया। मुझे मत जलाओ, उसकी आवाज गूंजी। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कंगन को जलाने के लिए मशाल उठाई, लेकिन तभी गुफा जोर से हिलने लगी और काले धुएं की एक आकृति बाहर निकली। अगर तुमने कंगन जलाया तो मैं तुम्हें इस दुनिया में कहीं भी चैन से जीने नहीं दूंगी। लेकिन इस बार आदित्य पीछे नहीं हटा। तेरा समय खत्म हो चुका है रतनबाला। उसने कंगन को आग में फेंक दिया। गुफा के अंदर भयानक चीखें गूंज उठी। रतनबाला की आत्मा आग में जलने लगी। उसके जलते चेहरे से काले कीड़े निकलने लगे और उसकी हड्डियां राख में बदल गईं। गुफा का फर्श फट गया और उसकी आत्मा काली लपटों के साथ अंधेरे में समा गई। गुफा फिर से शांत हो गई। गांव में शांति लौट आई। सीमा धीरे धीरे ठीक होने लगी। आदित्य और अंकित ने राहत की सांस ली। कुछ हफ्तों बाद आदित्य शहर लौट आया। वह सोचता था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में सोने जा रहा था, तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, मैं लौट आऊंगी।